गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा सेट। पहला प्रैक्टिस सेट हमने किया है। अगर आप में से किसी को पहला प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस सेट को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमने अब तक जितना कोर्स कर लिया है, जैसे ही हमें पता चला था कि दिल्ली पुलिस का तो एग्ज़ाम खैर क्लियर ही है और उसके हटने की कुछ संभावना लग रही है। शायद वो थोड़ा सा और आगे हट जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, पोस्टपोन हो सकता है कुछ दिन के लिए। लेकिन जो जेल पुलिस का एग्ज़ाम है उसकी डेट फिक्स हो गई है, 19-20 दिसंबर का उसका एग्ज़ाम है। तो फिर हमने प्लान किया कि जब हमारे पास थोड़ा सा समय है तो क्यों ना हम जितना वर्क कर चुके हैं उस सभी का रिवीजन कर लें, और इसके साथ ही कुछ सोए हुए छात्रों के लिए मौका भी मिल जाएगा जिन लोगों ने अब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो जितना सिलेबस निकल चुका है उसको अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको रिवाइज़ करने से पहले वो सारे वीडियोज़ भी देख लेने चाहिए जो अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो पिछला नहीं देखा है तो उसके लिए आप जो भी प्लेलिस्ट दी गई हैं वहाँ से आप देख सकते हो, और इसके अलावा जितनी भी डिटेल क्लासेस हैं वो सारी स्टोर पर यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी पेड क्लासेस हैं वो सभी आप ले सकते हो। और इसके बाद हमने जो सेट्स यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, सेट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर हमने जो लेवल रखा है वो वही है जो कि आपका दिल्ली पुलिस को भी कवर करेगा, यूपी पुलिस को भी कवर करेगा। यूपी एसआई लेवल के भी इसमें कुछ 30 से 35% सवाल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जब यूपी एसआई का रेगुलर क्लास मतलब एक नोटिफिकेशन जब आ जाएगा ऑफिशियल, जब आपके फॉर्म पड़ जाएंगे उसके बाद तो हम इसका एक सेट या फिर उसके लेवल को भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक नया बैच भी लगेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी किया करें और साथ ही साथ कमेंट करके बता दिया करें। क्या क्या हो रहा है? आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, और पिछली जो क्लास थी उसको भी हमने किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जितने स्टोर वाले या हमारे जो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पेड क्लास ली है उन सभी को ये टेस्ट जो यहाँ जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को हम सबसे पहले आपको देने से पहले ही 2-4-5 घंटे पहले से इसको हम अवेलेबल कराते हैं आपके लिए, जिससे आप उस पूरे सेट को आप कर सकें, और उसको सॉल्व करने के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तब आप उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि सबसे पहले आप खुद उसको करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मौका मिलता है, आप उसे अच्छे से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किस तरह से आप कर रहे हो, उसका क्या आंसर होना चाहिए, और ये जब आप वीडियो देखते हैं तो आपके वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया काम आपको क्या करना है वो ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपने डाल लिया। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न अच्छे से मतलब वीडियो देखते समय तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको ये पीडीएफ इसका दिया जा रहा है, अगर उस समय आपको पहला प्रश्न 7वां 8वां 9वां मान लीजिए 4-6 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो, तो उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके सामने वीडियो आता है और आप उस वीडियो को ठीक से देखिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखने से फ़ायदा ये होगा, कई बार आपने हो सकता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किसी और मेथड से किया हो, लेकिन हमने उससे थोड़ा और सिंपल मेथड बताया हो, ये भी पॉसिबल है। तो उसको ज़रूर देखें, ठीक से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा देखिए पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है। ठीक है, मतलब क्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मतलब लासा, तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेषफल देती है, हर बार 4 बचता है। लेकिन जब भी संख्या 7 से विभाजित की जाती है, अगर उस संख्या को हम 7 से विभाजित करते हैं तो एक भी शेषफल नहीं आता। ठीक है, मतलब 0 शेष आता है। तो देखिए इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो इसका डिटेल मेथड हो सकता है, लेकिन हम डिटेल मेथड पे कब जाएंगे, जब हमारी मजबूरी होगी कि हम उसके अलावा किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। और वैसे तो हम उसको भी कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो हम डिटेल को बिल्कुल छोड़ दें अगर इस प्रश्न में, तो भी हम इसका जवाब बहुत ही ईजीली दे सकते हैं। देखिए कैसे देना है, तो देखिए यहाँ पर हम जब उन्होंने कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, तो एक काम करते हैं, सारी संख्याओं को छोड़ के हमसे ये कहा गया है कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या को हम 7 से काट के देख लेते हैं। ठीक है,
अगर हमने इसको 7 से काटा तो पता चलेगा 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौका 28, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और फिर से बचेगा यहाँ से 6, 54 हो जाएगा, नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कोई अगली संख्या देख लें, और अगली संख्या जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा 7 दूनी 14 और यहाँ से 4 बचा, 40 हो गया, 7 पंजे 35 हुआ, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 और 1 बचा 14, 7 दूनी 14, यानी ये संख्या कट गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर या 7 से कटने वाली संख्या यहां पर डबल भी तो हो सकती है। अगर डबल संख्या हुई तो आपका प्रश्न यहां पर आपका जवाब गलत भी हो सकता है, लेकिन वो आप चेक कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। हो सकता है आप 1804 चेक कर रहे हैं, इससे कोई और छोटी संख्या ऐसी रखी हो यहां पर जो इससे कटने वाली हो, और देखिए 1804 से ये दोनों ही संख्याएं छोटी हैं। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि हमें इसे चेक करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये 18,004 है, 1800 और 4 मतलब 18,004, ये 18,002 है, ये 18,000 है। भाई 7 से कटने के लिए 7 का डिफरेंस भी तो होना बहुत जरूरी है ना, 7 का डिफरेंस भी तो होना चाहिए। 7 इससे कम वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, यहां तो सिर्फ 2 या 4 का अंतर है। इसका मतलब हमारा आंसर तो यही ठीक है, आंसर यही ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कई बार दो संख्याएं ऐसी हो जाती हैं जो 7 से ही कट जाएंगी, जैसे हमने एक और यहां पर संख्या ली 18011। देखिए 18004 और 18011 यहां पर हमने दो संख्याएं ले ली हैं और ये दोनों संख्याएं 7 से कटने वाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, ठीक है, तो भी हमारा ये आंसर हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर संख्या दे रखी हो आपको 17,997, ये संख्या भी तो 7 से कट जाएगी। देखिए एक प्रश्न में क्या क्या बन सकता है वो सारी चीजें यहां पर क्लियर कर लीजिए। तो एक ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों अगर संख्या दे दी गई तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ये नजर आ रही है और 7 से ये कट भी रही है, जबकि ये भी 7 से कटने वाली संख्या है, ये इससे बड़ी है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि हमें ये वाला आंसर देना चाहिए। देखिए दोबारा से एक चीज को समझिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। मेरा मतलब यहां पर यह है कि अगर उसने बोला है कि इन सभी संख्याओं से कटने पर 4 शेषफल आता है, तो इस सवाल का प्रोसेस यह है कि हम इनका एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद उसमें 4 जोड़ें और उसके बाद में फिर हम क्या करें। देखिए इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कितने अंकों में वह संख्या होनी चाहिए, तो फिर हम उसको बार बार गुणा करके चेक करें, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें फाइनली ऐसे हर सवाल में क्या करना है, उसने कहा कि 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं आता, तो हमें क्या करना है, 7 से ही डिवाइड करना है, बस हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। 7 से डिवाइड किया तो पहले तो हमारा आंसर इन चारों में से हम क्लियर कर चुके थे, बी होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन आ जाएं जो 7 से ही कटने वाले हों और उनमें भी एक ये सबसे छोटा वाला भी नजर आ रहा है, तो आप इन दोनों में से कौन सा आंसर लगाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा और काम करेंगे। वो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये संख्या दी है 16, 18, 20 और 25, तो इनसे कटने पर हर बार 4 शेष भी तो आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने इस संख्या को 16 से काटा, 18 से काटा या 20 से काटा या 25 से काटा, तो क्या यहां पर 4 शेष आएगा? ये आपको अंदाजा से ही लग रहा होगा, यहां पर 4 एक्स्ट्रा नजर आ रहा है और ये सारी संख्याएं जो दे रखी है उन सबसे 18,000 कट जाएगा, तो यहां पर 4 शेष आता रहेगा। लेकिन यहां पर नहीं आएगा, आप 20 से काटेंगे तो ही देखिए लास्ट में 17 शेष आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी संख्या आप इसको लास्ट में 97 दिया है ना, तो 97 को अगर आप काटें तो 17 शेष आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी और संख्या से जो पहले संख्या दे रखी है उनसे भी काट के देखोगे। वैसे तो 99% ऐसा होता है, आप इस संख्या से जब काट के देखोगे तो आपको एक ही आंसर मिलता है, लेकिन 1% कई बार दो आंसर भी वहां पर मिल जाते हैं। तो आपको फिर इन संख्याओं से भी काट के देख लेना चाहिए, फिर आपका गलत नहीं होगा। तो हम किसी कीमत पे हम अगर चाहें कि हमें इसका डिटेल मेथड नहीं करना है तो बिल्कुल हम डिटेल मेथड नहीं करेंगे और हमारा जवाब भी हमें सही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं उनको करके देख सकते हैं आप। चलिए, हो सकता है आप लोगों ने भी ऐसे ही किया हो। एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से भाग करने को कहा गया। भाई ये ऐसा सवाल है, इसको हमने अपने चैप्टर में शामिल किया था, संख्या पद्धति में भी शामिल किया था और संख्याओं पर आधारित प्रश्न उसमें भी हमने इसको शामिल किया था। और ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न अक्सर मिलता है, देखा जाता है ऐसा। तो देखिए एक छात्र से इसका भी एक फंडा है अपने आप में, एकदम यूनिक है।
बढ़िया सा एक फंडा है, बस आप उसको याद रखिए तो ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। क्या दिया है, एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से भाग लगाने को कहा गया। 8/17, बटे वाला 17 हम यहां पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को 8/17 से, तो 8/17 अगर अपॉन में आएगा तो बटे के बटे वाला कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उस छात्र ने गलती से 17/8 कर दिया। कितना कर दिया, 17/8 से विभाजित कर दिया। भाग लगाना है, ठीक है। अगर वो गुणा कहेगा, अगर वो कहता कि किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया तो हम ये करते, लेकिन उसने कहा है कि किसी संख्या को 8/17 से भाग लगाने को कहा गया, तो बटे वाली संख्या कहां जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यह 17x/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने किया। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, विभाजित कर दिया, अतः उसका उत्तर सही वाले उत्तर से 225 अधिक आ गया। तो यहां पर एक टेंडेंसी होती है छात्र की कि वो सोचता है इनमें से सही वाला क्या था, ये था, ये वाला करने को कहा गया था, तो ये वाला उत्तर जो आया ये इस वाले से 225 अधिक आया, तो कौन से में 225 जोड़ा जाए, कौन से में 225 घटाया जाए, ये चीज छात्र सोचता ही सोचता है ऐसे सवाल में। लेकिन आप मत सोचिए, आपको क्या करना, दोनों का अंतर बराबर 225 रखिए बस। कभी मत सोचिए ऐसे सवाल में, सिर्फ क्या करना है, दोनों का डिफरेंस बराबर 225 रखना है बस। होगा क्या है इसमें, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर माइनस में आ जाएगा या प्लस में आ जाएगा, बस कुछ नहीं होने वाला, सेम आंसर आएगा। आंसर आपका माइनस या प्लस में आ सकता है, लेकिन संख्या सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ऐसे सवाल में कतई मत सोचिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, किसको मैं जोड़ूं, किस साइड में 225 जोड़ूं तब इक्वल करूं, किस साइड से 225 घटाऊं तब इसे इक्वल करूं। तो ये चीजें बिल्कुल मत सोचिए। ऐसे हर सवाल में आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस बराबर, जो अधिक या कम जो भी दे रखा है, जो भी दिया हुआ है, अधिक दिया है तो, कम दिया है तो, बस आपको क्या करना है, डिफरेंस बराबर ही है, ठीक है। बस इतना काम करना है। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 8 × 17 ही आ जाएगा। 8 से 8 गया तो 17 का मल्टीप्लाई 289x हो जाएगा। 17 से कैंसिल हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 64x, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छी बात तो ये हो गई, 289 से 64 गया तो 225 बचेगा, 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहां पर, x बराबर, हाँ बस ठीक है, 17 × 8 यही आने वाला है यहां से, ठीक है। तो आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नया नहीं, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कई बार वो गुणा कराने को कहता है, कई बार भाग कराने को कहता है, कई बार कहता है कि उसका उत्तर इतने से इतना अधिक आया या कम आया, लेकिन सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे हर सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बस जो कंडीशन दी है उसका अंतर लेकर के क्या करना है, इक्वल लगा देना है, जितना भी कम या ज्यादा दिया है। ये नहीं सोचना है कि किसमें जोड़े किसमें घटाएं, ठीक है। इक्वल करने की कोशिश नहीं करनी है। ये देखिए एसएससी के थ्रू आपका दिल्ली पुलिस आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। x बराबर दे रखा है 3 + √8 और आगे दिया है x² + 1/x² पूछा गया है। अब देखिए अगर x² + 1/x² पूछा गया है, तो यहां से अगर हमारे पास x + 1/x मिल जाए तो हम उसका होल स्क्वायर करके ये चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, x² + 1/x², ठीक है। तो इसको निकालने के लिए भाई लिखना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम क्या करते हैं यहां पर, x, ये x है ना, x बराबर दे रखा है x + 1/x, हमने उसको सीधा सीधा लिख लिया x + 1/x, क्योंकि जो भी निकल के आएगा उसको हम इक्वल रख देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे हम कभी x + 1/x लिखते हैं तो इसको हम और अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 1, ठीक है। x² + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x जो चल रहा है, तो इन दोनों का स्क्वायर + 1/3 + 8, ठीक है, √8 यही आएगा। इन दोनों का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा, 3 + √8 का होल स्क्वायर + 1 अपॉन में चल रहा है 3 + √8, इतना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा करते रहते हैं ना, 1 + 1/3, 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4/3, बस यही तो है, बस ये संख्या अजीब सी दे रखी है बस। तो अब देखिए इसको जब हम खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 8, 3 का स्क्वायर 9, √8 का हो जाएगा 8 और प्लस आ जाएगा 6 √8, क्योंकि 2ab होता है, 2ab मतलब
2ab, इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 √8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में आ रहा है 1 और अपॉन में चल रहा है 3 + √8। बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 9 8 और 1 सब जोड़ दिया, 18 हो गया, 18 हो गया। और 18 में से हम क्या करें, यहाँ पर 6 को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर अगर हम ये सब जोड़ देते हैं तो 18 + 6 √8 हो गया। 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 + √8 बचेगा। और 3 + √8 तो पहले से भी चल रहा है, क्या बचा 6। क्या आ गया यहाँ पर 6 आया। एक प्रोसेस है सिंपल सा, कुछ ऐसा नहीं है सवाल में, फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उन लोगों को कठिन लग रहा होगा। तो x यहाँ पर देखिए फिलहाल 6 आया, लेकिन ये 6 है क्या, ये 6 क्या है, x + 1/x की वैल्यू आई हुई है। 6 क्या आया है, x + 1/x की वैल्यू। अब देखिए इसके बाद की जो बात है वो आप समझ लो, अगर ये सब 6 के इक्वल है तो ऐसे सवाल तो बहुत ही सिंपल से होते हैं, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। होगा क्या, x² + 1/x² बराबर 36। और यहां से देखिए जो 2 आता है, 2ab वाला 2 आएगा यहां से, वो 2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 34, ठीक है। तो यहां पर जो भी वर्क है वो ये है। इसके बाद इस तरह की चीजें तो बहुत ही सिंपल सी होती हैं, सभी को पता होगा। अगर यहां पर -1 होता, अगर यहां पर -1/x होता तो क्या हो जाता है, यहां से जो माइनस का 2ab आता है वो माइनस का 2 दूसरी साइड में जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो बीजगणित में ऐसे प्रश्नों को आप लोगों ने किया होगा। एक अच्छा सा प्रश्न है, एसएससी लेवल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया, x² + 1/x² की हमें जरूरत थी, उसके लिए हमने x + 1/x को निकालने की कोशिश की। तो x + 1/x और इसको हमने सॉल्व किया, तो यहां से हमें 6 मिला था और 6 को हमने x + 1/x के इक्वल रख दिया, और यहां से हमारी वैल्यू जो हमें चाहिए थी हमें मिल चुकी है, ठीक है। एसएससी के लिए बढ़िया सवाल था, और यूपी पुलिस में जो है आपका कांस्टेबल लेवल पे आने लायक सवाल ये नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न आपको पहले भी मिला होगा, ये पहले आ चुका है, हमारी एक्सरसाइज में भी ये वाला प्रश्न आया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि n एक पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर हो, पूर्णांक हो, पूरी पूरी संख्या हो, तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि जो दशमलव में ना हो, यानी कि 1 2 3 4 कुछ इस तरह का हो, ठीक है। तो n अगर एक पूर्णांक है तो n की घात 3 - n सदैव किससे विभाजित होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले सोचोगे भाई मैं तो 1 ही रखूंगा, यहां पर तो 1 रख लीजिए, 1 की घात 3 1 होगा, -1 करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहां से तो हम कुछ फाइंड कर ही नहीं पाए। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम यहाँ 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 की घात 3 8, और 8 से 2 गया तो क्या बचेगा 6। 3 रखते हैं तो 3 की घात 3 27 से 3 गया तो 24, 24 भी 6 से कट जाएगा। मतलब ये सारी संख्याएं जो आएंगी वो 6 से कटने वाली होंगी, ठीक है। कंफर्म हो गया। ऐसे हर सवाल में आपको शायद इसी एक्सरसाइज में या अगली वाली एक्सरसाइज में, अगले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको एक सवाल और मिलेगा इस तरह का, थोड़ा सा चेंज होकर के। तो ये इस तरह के सवाल जो होते हैं ऐसे बना दिए जाते हैं, एग्जामिनर के मूड में आया और बना दिया, तो अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल भी रिपीट होता रहता है। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये यूपी एसआई जैसे लेवल पे भी कई बार पूछा गया है। एसएससी में तो होता ही है, मिल जाता है, किसी भी लेवल पे मिलता है। इसके लिए मैं नहीं कह सकता कि ये किस जगह आएगा, कहां पर नहीं आएगा। ये सवाल कहीं भी मिल सकता है और बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल सवाल है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। यदि n² को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे, बाकी लोगों ने तो कर ही लिया होगा। अगर वो कहता है कि किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, अगर उस संख्या को 2 से 3 से किसी से भी विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, तो हम हमेशा उसके पिछले वाले शेषफल को ही भाग लगा देते हैं। लेकिन यहां पर उसने कहा है संख्या n² को, ठीक है। जब वो उसी संख्या को कहता है तो हम उसके शेषफल में भाग लगाते हैं। अगर वो उस संख्या के स्क्वायर की बात कर रहा है तो हम उसके शेषफल के स्क्वायर को 5 से भाग लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 4 को 5 से भाग लगाएंगे। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस संख्या को हम भाग लगा रहे हैं वो संख्या, यानी हमारा भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, ऐसी कंडीशन में जो भाज्य होता है उसी को यहां पर हम शेष मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमारा आंसर यहां से क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर? अगर ये n के दुगने की बात कर रहा होता कि n के 2 गुने या 3 गुने में भाग दें, मान लीजिए n स्क्वायर दिया है, ये कहता नहीं भाई 3n में भाग लगाओ, तो 3n का मतलब हो जाता हम इसी का 3 गुना करके 6 में भाग लगा देते 5 से, तो शेषफल कितना आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता, जरा जरा सा चेंज करके सवालों को बना दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए आपके सामने एक और है, यदि x माइनस वाई बराबर 2 है और एक्स वाई बराबर 24 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो यहां से आप देखिए, एक तो फॉर्मूले वाला मेथड होता है हमारा, जिससे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास x माइनस वाई है, तो आगे हम कोई ना कोई तरीका इसका यूज़ करके उसको निकालें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की जगह ये लगा देंगे तो एक्स प्लस वाई निकल आएगा। जब एक्स प्लस वाई बराबर भी होगा, एक्स माइनस वाई बराबर होगा, तो हम यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो, छोटा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तो सभी के पास होगा। हम क्या करें, कोई 2 ऐसी संख्याएं सोचें जिनका गुणनफल तो 24 है और उनका अंतर 2 है, तो ये संख्या निकल के आती हैं 6 और 4, 6 चौक 24, 6 से 4 गया, 2 बचेगा। तो सिंपल सी बात हो गई, 6 का स्क्वायर 36 माइनस कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16 बराबर 20, आपका आंसर हो जाता है यहां से। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत ही हल्का सवाल है। और एक ऐसा ही हल्का सवाल आपको और मिलने वाला है यहां पर, ये देखिए, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर 56 और a माइनस b बराबर 2 हो जाता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है। अब आप ये सोचोगे, वैसे तो अगर इसको हम डिटेल में करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सवाल बन सकता है, काफ़ी बड़ा सवाल बन जाएगा ये। सारे फॉर्मूले, हम इसका पूरा फॉर्मूला खोलेंगे, फिर जाकर के हमें यहाँ से a माइनस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा हो सकता है, बड़ा सा फॉर्मूला, मतलब ये कम से कम आधे से 1 पेज का काम हो जाएगा, आधे पेज का तो मिनिमम हो ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगा लें, ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि सवाल छोटा है तो हम छोटे तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले आप ये सोचोगे 56 से बड़ा कोई भी घन कौन सा होता है, तो एक तो 8 का ही घन होता है। ठीक है, 4 का घन, एक तो 4 का घन होता है, तो 4 का घन कितना हुआ, 64। अब इसमें से अगर हम 8 घटा देते हैं तो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप कई संख्याएं लेकर के देख सकते हो, लेकिन 4 का घन से अगर हम 2 का घन माइनस कर देते हैं तो 56 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर इस संख्या में से इसको घटाते हैं, मतलब दोनों संख्याओं का अगर हम अंतर लेते हैं तो 2 भी आ रहा है, मतलब हमारी संख्या यहाँ पर क्या है, 4 और 2। ठीक है, तो फिर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल यहां पर था। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये लीजिए इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप भी करोगे भाई, कितने लोगों ने कर लिया यहां पे, ऐसे ही करोगे यार, इसमें कुछ भी नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है ना, बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ढूंढ ढूंढ के मारोगे ऐसे सवालों को हर हालत में, इतना सिंपल सा सवाल है यार। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो ये तो कट ही जाएगा कम से कम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो डबल a स्क्वायर डबल बी स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी का यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई हमने दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ा ही तो है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और अपॉन में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा 2, इसीलिए तो बोला था। और अगर यहां पर माइनस दिया होता तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है, उसमें आंसर 4 आता है। कंडीशन क्या बनती है वो समझ लेते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई, चलिए इसको यहीं पे छोड़ के अब हम एक काम ये करते हैं
इन दोनों का, अभी हमने प्लस किया था, अब हम इन दोनों का माइनस करते हैं एक बार। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है, अभी इस वाली लाइन पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब हम बता रहे हैं कि इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। तो अगर इन दोनों को घटाते हैं ना, तो इससे इसको घटा दिया 0, इससे इसको घटा दिया 0, 2ab से 2ab घटाया तो ये बन गया 4ab, क्योंकि ये माइनस का 2ab है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा 4ab। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा आपको, ab मिलेगा, ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ab मिलेगा। तो ऊपर आएगा 4ab जैसे हमने इस सवाल में लिखा। इस सवाल में क्या आया, यहां पर हमने इस पूरे फॉर्मूले को इक्वल किसके रख दिया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जब ऐसा फॉर्मूला बनेगा तो हम ऊपर क्या रखेंगे 4ab और नीचे क्या चल रहा होगा ab। 100% ऐसा ही चलता है, ab चल रहा होगा और आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल के साथ में आपने दोनों ही कंडीशन को समझ लिया है और बहुत ही सिंपल से सबसे पहले वाले फॉर्मूले भी, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बीजगणित में घुसता है तो सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात होती है। यही दो फॉर्मूले हैं, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, दो फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। बहुत अच्छा सवाल है, भगवान करे आपके सभी के एग्जाम में 2-2 3-3 बार ऐसे सवाल रखे हुए मिल जाए, बहुत आसानी से कर लोगे। चलो और अगला सवाल क्या कह रहा है ये, AQ प्लस BQ, ठीक है। आंसर इसका 1/8 ये आंसर आएगा इसका। लेकिन मैं बताता हूं आपको, आप लोग इसे कैसे करेंगे। आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा बड़े जादूगर हो सकता है कोई 1/8 के अलावा भी कुछ ले आए, हो सकता है, कर सकते हो भाई तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो। देखो क्या चल रहा है, AQ चल रहा है ना, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 AQ चल रहा है प्लस BQ, और नीचे क्या चल रहा है, यहां पर इसका दुगना हो गया, देखो दुगना हो गया ना, इसका भी दुगना हो गया। क्या करें, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ये जादूगर वाला काम कर रहा हूं मैं यहां पे। नीचे से हमने क्या किया, जैसे देखिए ऊपर तो 0.1 का क्यूब लिख दिया हमने, ये देखिए प्लस 0.02 का क्यूब, ठीक है, इतना 0.1 का क्यूब 0.02 का क्यूब, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ 0.02 तो हमने इसको यहां पे लिख दिया। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 0.1 का क्यूब और 0.02 का क्यूब, ऐसा हो जाएगा ना। सभी लोगों को ऐसे लग रहा है ऐसा होगा, तभी तो कह रहा हूं जादूगर हो तुम लोग। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम लोग कर डालोगे यार, तुम तो काट डालोगे इसे अब तक तो, और कहोगे 1/2 आंसर आएगा, 0.5 आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी जब कॉमन लेते हो तो वहां पर किस तरह से कॉमन लेते हो, जैसे आता है 6x प्लस 8y, तो आप कहते हो यहां भी 2 है यहां भी 2 है, कॉमन ले लो। 3x प्लस 4y, आप ऐसे कॉमन लेते हो, यहां पे अनर्थ नहीं कर दिया, ये तो गुणा में दे रखा है, प्लस में थोड़ी दिया है, गुणा में दिया है। इसमें से भी 2 निकालना पड़ेगा, इसमें से भी और इसमें से भी, यानी आपको कॉमन लेना पड़ेगा 2 की घात 3। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की घात 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जरूर कटेगा, लेकिन 2 की घात 3 कॉमन आएगा, मतलब 1/8 आएगा। ध्यान रखना, ये वाली गलती बहुत लोग करते हैं। अब क्या करें, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, फिर 1 जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। आंसर मिला हमें बी। अच्छा सवाल था। ऐसे सवालों में या तो आप टाइम ज़्यादा ले लेते हो बिना वजह, और या फिर ऐसे सवालों को, सिंपल से सवालों को गलत कर लेते हो। सिंपल तो बहुत ज़्यादा है, सवाल में कुछ है ही नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला एक प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, कई किताबों में आपको एज इट इज मिल जाएगा, मैंने वहीं से लिया हुआ है, ये सवाल आया हुआ सवाल है। और देखिए यहां पर 0.63 प्लस 0.37, इसको हमें सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर हम बार वाला भी बताएंगे, लेकिन ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी होता है जो कुछ सवालों में यूज हो जाता है, कुछ सवालों में, और अगर हो रहा है यूज तो उसे आप जरूर यूज करिए। क्या, जैसे यहां पर सेम संख्या दी है, 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है, यहां पर भी 2 अंक है और दोनों के ऊपर बार है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों जोड़ करके कितने बन जाएंगे 100, और बटे में आप लिख सकते हो 99। आंसर ये हो गया।
ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया, ऐसा होता है, लेकिन सवाल को समझना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। नियम क्या होता है, हम पहले उसको 63 लिखें। अगर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन पे अगर बार लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, बटे में 2 9 लिखते हैं। क्यों, 2 अंकों के ऊपर बार था तो हमने यहाँ पर 2 9 लिख दिया। अगर 1 अंक के ऊपर बार होता तो हम यहाँ पर 1 9 लिखते। ठीक है, और भी कई कंडीशन बन सकती है। अब दिमाग ये मत घुमाओ कि अगर ऐसा होता तो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर ऐसा होगा तो क्या करते, कई लोग सोच रहे होंगे। तो अभी हम बात कर लेंगे ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है तब क्या हो रहा है ये समझ लो। 99 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 37 अपॉन में 99 सेम है, एलसीएम 99 आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा। और क्या चाहिए था, आंसर मिल गया। अब देखिए बाई चांस आप सोच रहे हो कि अगर ये वाला होता तो क्या करते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर 37 और 37 से हम माइनस करेंगे 3। क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस अंक को माइनस करेंगे। ठीक है, नीचे लाएंगे 1 9, नीचे क्या लाएंगे 1 9, क्योंकि 1 अंक के ऊपर बार था और 1 अंक के ऊपर बार नहीं था, इसीलिए आएगा यहां पर 1 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 34/90। अब कोई ये सोच रहा होगा अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो टेंशन ना लो, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। क्योंकि इस बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये दशमलव के बाद 6363 बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है इसकी, इसलिए आता है ये। तो कभी ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो पॉसिबल है कि दशमलव के बाद 3 आ जाए, फिर 7 7 का रिपीटेशन होता रहे, बार बार 7 7 7 7 ये आता रहे, इसको हम खत्म ना कर पाए। लेकिन ऐसा कभी थोड़ी होगा कि 3 3 को हम खत्म नहीं कर पाए लेकिन लास्ट में 7 आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा लास्ट वाला ही रिपीट हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 3 तो रिपीट हो रहा है अनंत तक, लेकिन अनंत के बाद भी कहीं पे जाकर के 7 और आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कहीं भी नहीं आता। ये बात मैंने ऐसी नहीं बोल दी, 1-2 बार मुझसे पूछा गया है ये कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं ना जो गणित को बनाने वाले होते हैं, आगे चल के वो कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, नए नए प्रश्न भी उनके माइंड में आ जाते हैं, इसलिए बता दिया। चलिए अगला सवाल देखो, अगला एक सवाल है यहां पर, और ये सवाल भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि ये सेम सवाल 3 बार रिपीट हो चुका है, सेम सवाल और सेम आंसर के साथ। तो ये सवाल इसीलिए रखा है कि कहीं चौथी बार भी अगर रिपीट हुआ, और गलती से नहीं कहना चाहिए, खुशकिस्मती से अगर आपके सामने आया तो आप इसका आंसर लगा सको, इसलिए मैंने यहां पे रखा। 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन लॉजिक है बहुत अच्छा सा। अगर 4 डिजिट में दे रखा है तो इसका आंसर भी 4 डिजिट में ही आएगा, और सेम आंसर आपको अगर कहीं मिला होगा किसी बुक में तो ये मिला होगा कभी एसएससी में, कभी रेलवे में। ठीक है, सेम सवाल सेम आंसर। ठीक है, अगर सेम सवाल और सेम आंसर इस तरह के आते तो आप लगा सकते हो, लेकिन हम बताएंगे उसको कैसे करना है। देखिए अभी जो हमने आपको बताया था 3 4 6 7 लिख लेते हैं, प्लस 0.1333, और देखिए यहाँ 6 7 के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 34 67। हमने आपको क्या बताया था, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको रिड्यूस करना है, माइनस करना है। 34 को माइनस करना है, बटे में 2 9 आएंगे, 2 अंकों के ऊपर बार लगा, 2 0 आएंगे, 2 के ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक, यहां पर आ जाओ, 1333 माइनस 13, क्योंकि 13 के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 9 आएंगे, 2 0 आएंगे। चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं भाई, जैसा सवाल आएगा आपको ध्यान होना चाहिए, प्रैक्टिस में इतना होना चाहिए, जैसे सवाल देखें बस सीधा सा करना स्टार्ट कर दें आप। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 9900 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना बच रहा है, ये 3433 प्लस यहाँ से बच रहा है 1320, इन दोनों को जोड़ देते हैं। बटे में आ गया 9900। अब देखिए अभी भी नियम तो ये कहता है कि आप अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप ये करें 9900 से 4753 को भाग लगाइए, और पता है कहां तक लगाइए, कम से कम दशमलव के 6 अंकों तक, तब आप आंसर ला पाएंगे। क्योंकि
4 8 आएगा, फिर 0 1 आएगा और फिर से 0 1 आएगा, तभी तो आप समझेंगे कि 0 1 रिपीट हो रहा है। तो आप 6 अंकों तक लगाइए इसको, लेकिन ऐसा मत करिए। करना क्या है, जब 2 9 और 2 0 आ रहे हैं तो यार समझ जाओ ना कि इस पे 2 अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार लगा है और 2 अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। फिर भी मन नहीं मान रहा है, कुछ लोग तो ऐसे बोले नहीं ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक काम करो, ये लिखा हुआ है ना, फिर यार उसको उल्टे तरीके से कर लो। 48 0 1 में से 48 तो घटाओगे, इतना तो मानोगे नहीं मानोगे, 48 तो घटाना पड़ेगा। और 9900 भी आएगा, जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 47 53 बटे 9900, यानी सेम आ रहा है ना, दोनों ही सेम हो गए। तो आंसर तो वही होगा, बहुत देर से कह रहा हूं मैं, आंसर तो यही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो खैर और आगे बढ़ते हैं। सवाल ही सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि सेम सवाल कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए अगला एक और सवाल आया। देखिए जब संख्याएं जो होती हैं अगर वो 100 को क्रॉस ना करें, वैसे तो इसका मेथड अभी भी अगर हम इसको डिटेल में करें तो 3 + 0.6 ये हम लिखेंगे, 2 यानी 2 + 0.05 ये लिखेंगे, 1 + 0.33 ये लिखेंगे। और इन सबको एलसीएम ले करके हम इसे सॉल्व भी करेंगे। यहाँ से 99 ले लेंगे, 0 हटा के, ये दशमलव हटा के, यहाँ भी 99 और यहाँ भी 99। ठीक है, तो हम इन सबको सॉल्व करेंगे, इसको अलग, इसे अलग, इसे अलग, और जो भी इनके साथ चिन्ह चल रहा है हम उस चिन्ह का भी ख्याल रखेंगे, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ें तो मैंने आपको एक्सरसाइज के टाइम में जब चैप्टर पढ़ाया तो बहुत सारी चीज़ें बताई रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो रिपीट होते हैं, आते रहते हैं, और उनको हम किसी और मेथड से कर भी सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो समझना है। देखिए आंसर, हमने सवाल शुरू किया बार से और आंसर आया बार में। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे 36, मतलब ये जो कंप्लीट है, 3 से 2 गया, 1 बचा, 1 और 1 2 हो गया, और बाकी का इधर 36 से 5 गया तो कितना बचेगा 31, और 31 में अगर 33 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा। ट्राई करना, कौन से सवाल इस तरह से नहीं होंगे जो इनका टोटल ना 100 को क्रॉस कर जाएगा। ऐसे सवालों में आपको दिक्कत आ सकती है, जो दशमलव के बाद वाले हैं और 100 को उनका टोटल क्रॉस कर जाएगा, ऐसे सवालों में आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आप वो वाला मेथड यूज करिए जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बता दिया। ठीक है, बाकी जब सवाल सामने है तो कोशिश ये करिए कि एक नज़र में आप सवाल को पहचानिए कि सवाल 2 सेकंड वाला है या फिर आधे 1 मिनट वाला है। ठीक है, उस तरीके से करिए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के टाइम में सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, एक बड़ा सिंपल सा सवाल रख दिया यहाँ पर। चलो खैर आगे आया तो देखते हैं। 1 + 27 बटे 99, 99 कम 99 हो जाएगा, प्लस 27 करेंगे तो 126 बटे 99, यही आना चाहिए ना। ऐसा तो एक भी आंसर भी नहीं है, कट रहा है ना किसी से। चलिए ये कट रहा है, 9 से काटते हैं, 9 से कट रहा है, 9 से काटा 11 और 9 से काटा 14, ये ठीक है, आंसर मिल गया हमें 14 बटे 11। ठीक है, तो एक भिन्न में ही आंसर उन्होंने छोड़ रखा था, और हाँ बोल रखा था पहले P/Q के रूप में हमें लिखना है किसको, 1.27 को। ठीक है, छोड़ दिया यहीं पे, आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए अगला एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा, कितना प्यारा सवाल लग रहा है। अच्छा ये है, चलो ठीक है, आंसर ये हो गया। कैसे होगा, बस इतना ही टाइम लगेगा, एक बार फार्मूले तो याद करो, जितने बताए जाते हैं याद ही नहीं करते हो कभी। एक फार्मूला होता है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर होता है A + B + C, और A² अभी खत्म नहीं हुआ, B² + 2AB, A भी होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। सॉरी यहाँ पर ना 2AB + 2BC + CA इस तरह से होता है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है। तो ये जो है, अब इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है कि अगर A + B + C बराबर अगर 0 हो जाए, अगर A + B + C 0, जब ये 0 तो फिर ये सारा 0, जब ये 0 हो जाए तो फिर AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC। हमने यहां पर क्या देखा, AQ + BQ + CQ कह रहा है, इन तीनों को अगर जोड़े तो 0 हो जाएगा, -x + x, -y + y, -z + y।
प्लस जेड, तो इसका मतलब सारे तो कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों को अगर जोड़ दें, ये क्या है, ये ए अंदर वाला, इन तीनों को अगर जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि 3xy आंसर आएगा, 3xyz आएगा, ठीक है ना, या 3abc आएगा। तो 3abc ये दे रखा है, यही आंसर हो गया। तो ऐसा अगर सवाल आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ए, लेकिन बस बात वही है कि आपने अगर फॉर्मूला याद कर रखा है तभी तो कर पाओगे, अदरवाइज तो ऐसे सवाल को देखोगे और केंचुआ समझ के छोड़ दोगे, पता नहीं क्या दे रखा है इसमें। कई लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा अजीब से लगते हैं, ऐसे सवालों को देखते सिर में दर्द होता है, ऐसे लोग होते हैं। हो सकता है यहाँ जो बैठे हुए हैं इनमें से भी कुछ होंगे। धन पूर्णांकों, आवाज आ रही है, हम हैं। धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या, देखिए सवाल को ठीक से समझिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस टाइप का सवाल फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। सवाल में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज देखिए सवाल की, क्या कहा है उसने, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या, मतलब ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है जिनके वर्गों का अंतर 45 हो। आपने लासा मासा में कई बार युग्म छांटे होंगे, अंतर में भी, योगफल में भी, गुणनफल में भी, ठीक है। कल भी हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में प्लस में वहां पे हमने छांटे थे जिसमें 3 युग्म शायद निकल करके आए थे, लेकिन यहां ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा। चलिए यहां देख लिया, बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं कि सवाल बहुत बेकार है, बड़ा है, कठिन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइप का जो लासा मासा से डिफरेंट है थोड़ा सा। धन पूर्णांक के युग्मों की संख्या बतानी है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 45, ये दिया है सिर्फ हमारे लिए, और कह रहा है ऐसे युग्मों की संख्या कितनी हो सकती है ये बता दीजिए। चलो भाई, एक बार कर लो प्लस और एक बार कर लो माइनस, बराबर कितना, 45। तो देखिए ये गुणा ये, मतलब हमें करना क्या है, इनके फैक्टर ही तो करने हैं। 15 तिया 45 कर सकते हैं, और 9 पंजे 45, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 45 एकम 45, यही 3 फैक्टर हो सकते हैं और 3 ही युग्म बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में किसी से भी, लेकिन 9 5, हाँ ठीक है, आपस में कोई भी किसी से नहीं कटने वाला है। 15 तिया 45, 3 पहला वाला कट रहा है, पहला कट रहा है तो 2 आएगा फिर आंसर इसका, क्योंकि जो आपस में कट जाते हैं वो आंसर नहीं होते। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। x प्लस वाई बराबर, अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 15 ले लें, वैसे पॉसिबल है भी क्योंकि मासा में अलग कंडीशन होती है, यहाँ मासा नहीं है। x माइनस वाई बराबर 3 ले लें तो इसको काटने पर 2x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा, और x बराबर 9 होने पर y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 6, तो 9 का वर्ग 81 और 6 का वर्ग 36, दोनों का अंतर देखें तो 45 आ रहा है। भाई ये तीनों ही बनेंगे, ठीक है, तीनों बनेंगे। क्यों बन रहेंगे पता है, वहां पर क्या होता है, लासा मासा में जब ये कंडीशन होती है तो हम क्यों काट देते हैं उनको, जो कॉमन होते हैं उनको हम इसलिए काटते हैं जब हम मासा से गुणा करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 12 मासा था और हम 2 और 4 आता है उसे हम काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि वैसे ये सवाल आएगा तब समझाया तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिए जब बात है सामने। तो क्या होता है, ये सवाल पहले हमने यहीं पे छोड़ दिया है, आगे पहले इस चीज को समझ लीजिए। जैसे हम मासा वाले सवाल में करते हैं कि जो कॉमन आ रहे होते हैं, मैं कहता हूं कि जब एक दूसरे से कट रहे हैं तो उन्हें काट दो। ये क्यों कहा जाता है, मान लीजिए 12 मासा दे रखा था वहां पर, तो या 6 दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये 2 संख्याएं हम मानेंगे, ठीक है। 6 दे रखा था, मासा कितना दिया था, 6, तो हमारी संख्याएं क्या बनेंगी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। लेकिन इसका मासा 6 कहां आ रहा है, इसका मासा तो 12 आ गया, इसका मासा कितना आ गया, 12। ये क्यों आ गया, क्योंकि ये संख्या आपस में कटने वाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि इनका मासा 6 है, उसको ये बैरी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इन संख्याओं को काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात मासा की नहीं है, तो यहाँ पर जो भी इनके फैक्टर बन रहे हैं उन सारे फैक्टर्स को ले लिया जाएगा और आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, सिर्फ क्या करना था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 जो कि उन्होंने दे रखा था, इस फॉर्मूले को हम तोड़ करके क्या लिख सकते थे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 45, ठीक है। अब 2 संख्याएं, मतलब ये तो पक्का है जब हमें पूर्णांक बनाने हैं, कोई दशमलव में संख्या नहीं बनानी, बटे में नहीं बनानी है, पूर्णांक बनाने हैं, तो ये गुणा ही तो है।
तो 45 के कितने फैक्टर पॉसिबल है वो हमें बताना है। लेकिन जो एक जैसे मतलब एक जैसे कटने वाले जो होते हैं उस बात को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो कंडीशन मासा में लगाते हैं। मासा में क्यों लगाते हैं मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, अब 45 के फैक्टर 15 तिया 45, 9 पंजे 45 और 45 एकम 45, ठीक है। तो ये बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा अगर सवाल आता है तो बाई चांस कहीं गलती से 3 15 वाले को काट मत देना। ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल आपको यहाँ देखने को मिला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मिल जाता है कई बार एसएससी में। ऐसा सवाल पहले तो बहुत आता था, देख लेते हैं इसको। 3 की घात कुछ दे रखा है x + 8 और इधर 27 की घात दे रखा है 2x + 8। ये 3 और ये 27, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। ये अगर 3 की घात में दिया है तो ये भी 3 की घात में बन जाएगा, ठीक है, पक्का बन जाएगा। ऐसा होगा तभी तो सवाल हो पाएगा। 3 की घात 3 लिख सकते हैं और ऊपर से क्या चल रहा है 2x + 1 ऑलरेडी चल रहा है। 27 को हमने 3 की घात 3 लिखा, ठीक है। अब 3 की घात इधर 3 की घात इधर, तो हम क्या करेंगे, बेस जब समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, घातों को इक्वल रख देंगे। तो x + 8 बराबर क्या हो जाएगा 6x + 3। ये x अकेला, ये 6 तो ये ज्यादा की तरफ जाएगा 5x, ये 3 इधर आएगा तो 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक है यहाँ पर, 16 की घात 3/2, 16 की घात -3/2 का सरलीकृत मान क्या होगा। देखिए पिछला जो सवाल था ना, ये कई बार आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल लग रहा होगा। ये शायद पहली बार देख रहे होगे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस जो सवाल कई बार देखा है, कर रखा है, आता है, सिंपल लग रहा है। नहीं कर रखा वही टफ लगता है। देखिए सवाल में इसमें भी कुछ नहीं है। 16 की घात 3/2, तो एक काम करते हैं, 16 को हम 2 की घात 4 लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और 3/2 पहले से ही चल रहा है, प्लस 16 को हम फिर से यहाँ क्या लिखेंगे 2 की घात 4 और माइनस का 3/2 पहले से चल रहा है। इससे इसको काटा 2, इससे इसको काटा 2, तो देखिए 2 की घात 6 प्लस 2 की घात -6। अब देखिए 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ 64, 2 का गुणा 6 बार करिए 64 आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 2 की घात -6 का मतलब है कि 1/2 की घात 6 है। जब यहां पर पावर में माइनस होता है, अगर हम इसे नीचे लेकर के जाते हैं तो यह पावर कैसी हो जाती है, प्लस में हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में 64 लिख सकते हैं। अब कौन सी दिक्कत रहेगी इसमें, 64 का गुणा तो आपको पता ही है ना, इसका वर्ग तो आता है। मैंने कितनी बार बोला था 40 96 होता है, बताया था ना, 40 96 आ गया यूज में, ठीक है। +1 बटे में क्या आएगा 64, तो 40 97 बटे 64, ये आंसर हो गया। ऐसी संख्याएं रिपीट होती रहती हैं, इनको अच्छे से याद रखिए, भले ही कोई दूसरा भूल जाइए, लेकिन ये ऐसी संख्याएं 40 96 हो गया, 1032 हो गया, ऐसी संख्याएं बहुत यूज होती हैं, इनको ध्यान रखिए। आगे बढ़े। ये लो 1024 भी आ गया, 0 1 0 2 4, 1024 की घात 1/5। अब 1024 के बारे में आप कितना जानते हो, कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि 32 का स्क्वायर होता है 1024, यही काफी है, यहीं से निकाल लेंगे। और 32 क्या होता है 2 की घात 5, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 की घात 10 हो गया। 2 की घात अगर 10 हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गया, यहां तो सिर्फ 4 4 दिया है, तो सिंपल सी बात है ना, 4 की घात 5 हो जाएगा। ये वाला 2 इधर चढ़ा दो, इसमें 2 की घात 2 4 लिख दो, तो 4 की घात 5 भी तो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इतना दिया है। अगर उसने 2 में दिया होता, हम 2 में चेंज कर लेते उसको, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 की घात 5 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब उसे हम 32 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और ये स्क्वायर इधर रहेगा, यानी 2 की घात 10 भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को केवल 2 की घात 2 को हम 4 लिखेंगे, ऊपर क्या रह जाएगा
5 रह जाएगा, मतलब 4 की घात 5 भी लिखेंगे। ये 4 की घात 5 लिखेंगे, ये तो हमने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ आंसर्स में हर जगह क्या दे रखा था, 4 दिया हुआ था। अब देखिए, जब किसी भी संख्या के ऊपर केवल अंडर रूट लगा होता है, अंडर रूट होती है संख्या, मतलब रूट के अंदर होती है, तो हम मानते हैं कि यहां पर 2 लिखा हुआ है, मानते हैं ना कि यहां 2 लिखा हुआ है, और हम इसको एक दूसरे रूप में भी लिख देते हैं। एक ही बात है, अगर यहां पर 3 होता है तो हम उसे इस तरह से लिख देते हैं। अगर यहां 5 हुआ तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम 2 की घात 1/5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए, एक बात यहां पे यह समझनी है, जब अंडर रूट होता है और अगर हम इसे बाहर निकालते हैं, स्क्वायर मतलब पावर जब करनी की घात 2 होती है, बाहर निकालते हैं, तो दशमलव कितने अंकों के बाद रह जाता है, आधे अंकों के बाद, आधे अंक रह जाते हैं। यहां पर तिहाई अंक रह जाएंगे, तो यहां पर कितने अंक रह जाएंगे, 5वां हिस्सा, 1/5 रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि 0.4 की घात जब हम इसे 5 लिखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, और 5 के बाद दशमलव है तो बाहर सिर्फ 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल बन गया। बात समझ में आई? ये बात मैंने इसीलिए आपको बताई कि जब पावर 2 होती है तो आधे अंक रह जाते हैं, 3 होती है तो तिहाई अंक रह जाते हैं, और यहां पर अगर 5 घात दी हुई है करनी पर तो 1/5 अंक रह जाएंगे। अगर 10 अंक होंगे तो सिर्फ 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, और 5 अंक है तो सिर्फ 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। 20 हुए तो 4 के बाद आएगा, 1/5 अंक रह जाएंगे, आधे नहीं, आधे यहां, तिहाई यहां, और यहां पर 1/5 अंक हो जाएंगे। तो आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, सिर्फ 0.4। ठीक है, 0.4 आपका आंसर यहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई कौन सा है। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल। कई लोगों को यह सवाल बहुत सिंपल लग रहा होगा, लोअर पीसीएस का सवाल है, यह लोअर पीसीएस में आया हुआ सवाल है। बात ये नहीं होती कि सवाल सिंपल कौन सा है कठिन कौन सा है, बात ये होती है कि जितना सिंपल है उतने सिंपल तरीके से कर रहे हो, उतनी जल्दी कर लिया, नजर जैसी देखा सिंपल है ना, देखा कर लिया, बस हो गया सवाल। तो सिंपल है, वरना उसी सवाल में टाइम ले लिया तो फिर क्या फायदा इतने सिंपल आने का। 2 संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। ठीक है, कोई बात नहीं, लासा मासा का गुणनफल 24 है, अंतर 2 है, वो संख्या बताइए। देखो अब ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इनका अंतर 2, इनका भी 2, इनका 2, इनका भी 2, कोई बात नहीं। इन दोनों का मासा 2, इन दोनों का लासा 24। ठीक है, क्या इन दोनों का गुणनफल भी 24 आएगा? नहीं आएगा, यह आंसर नहीं होगा। इन दोनों का मासा कितना आएगा, 2, इन दोनों का लासा कितना आएगा, 40। क्या इन दोनों का गुणनफल 24 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों का मासा आएगा 2, लासा आएगा 12। क्या इन दोनों का गुणनफल 24 आएगा? आएगा, तो ठीक है, फिर यही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तीसरा वाला भी चेक करना है। इन दोनों का मासा 2, लासा 4, दोनों का गुणनफल आएगा 8, आंसर नहीं हुआ। सवाल अगर छोटा है तो बस सिंपल तरीके से करना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। विद्यार्थी की अधिकतम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थी की मैक्सिमम संख्या, ये जब भी अधिकतम आता है ना तो मासा याद आता है, जब भी अधिकतम शब्द आएगा तो मासा याद आता है। जहां संख्याओं में कहे कि अधिकतम तो समझ लीजिए मासा याद आता है। देखते हैं क्या है आगे, जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक को मिले पेन की संख्या और प्रत्येक को मिली पेंसिलों की संख्या बराबर है। बिल्कुल ठीक है, सही समझ रहे थे। ऐसी कंडीशन मासा में होती है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, जब अधिकतम संख्या बता रहा है मतलब ऐसी संख्या जो इसे और इसे बराबर बराबर बांट सके, मतलब वही हो गया कि हमें यहां पर इनका मासा निकालना है। और मासा निकालने का मेथड क्या होता है, हम छोटी वाली जो संख्या होती है उस संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग लगाते हैं। 910 क्या बचेगा यहां से, 91, और 91 से हम भाग लगाएंगे 910 को, तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। मतलब हमारा यहां से आंसर हमें मिल जाएगा 91। चेक करते हैं इसका मतलब क्या था कहने का, चेक भी कर लेते हैं ना एक बार, आखिर ये क्या कहना चाह रहा था सवाल। आंसर तो आ गया, लेकिन हो सकता है कई लोगों को इसका मतलब ही समझ में ना आया हो। देखो 1001
पेन है और 910 पेंसिलें हैं, 910 पेंसिलें हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक को मिले पेन, मतलब छात्रों की कितनी संख्या होनी चाहिए, हमने कहा 91 होनी चाहिए, जिससे पेनों की संख्या भी बराबर और पेंसिलों की संख्या भी बराबर, मतलब हर एक को उतने ही पेन मिले, हर एक को, और पेंसिलें भी उतनी ही मिले। इसका मतलब ये नहीं कि जितने पेन मिले उतनी पेंसिलें मिले। देखिए, प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। उसने ये नहीं कहा है कि पेन की संख्या जितनी हो उतनी ही पेंसिलों की संख्या हो, ऐसा नहीं बोला है, ध्यान रखना है इस बात को। तो यहां पर देखिए, मतलब दोनों 91 हो जाएंगे, तो हर एक को हम कितना दे पाएंगे, 11 पेन दे पाएंगे, और हर एक को 10 पेंसिलें भी दे पाएंगे हर छात्र के लिए। ठीक है, तो छात्र 91 होने चाहिए, हर एक को हम 11 पेन दे सकते हैं, हर एक को 10 पेंसिल दे सकते हैं। चलिए, और अगला सवाल, एक दो सवाल और बचा होगा जहां तक है इसमें। देखिए, अगला एक सवाल, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल रख दिया गया है यहां पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122, देखिए बड़ी से बड़ी कहा तो फिर मासा आ गया, 122 को भाग दें तो 2 शेष बचे, 122 को भाग दें तो 2 शेष बचे, जबकि 243 को भाग दें तो 3 शेष बचे। ऐसा सवाल बताया गया था आपके लिए कि अगर ऐसा सवाल आता है तो आप देखोगे कि ऐसी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे हम भाग लगाएं तो 122 को जब भाग लगाएं तो 2 शेष बच जाए, और 243 को भाग लगाएं तो 3 शेष बच जाए। मतलब यहां पर क्या हुआ, मतलब यह हुआ इस संख्या में 2 ज्यादा है, क्योंकि शेष कब बचता है, जब फालतू होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 ज्यादा है, 2 घटा दीजिए, अब तो शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कटेगा। इसमें से भी 3 घटा दीजिए, 240, अब शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कटेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को पूरा पूरा काटेगी, तो इन दोनों को पूरा पूरा काटने वाली 120 है। कई सवाल आपको ऐसे मिल गए हैं इसमें जो आपने पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सवाल वही है जैसा कि हमने पिछले सेट में कल किया था, और ये भी आपको बताया था कि जो पिछला वाला सेट है उसमें हमने जब सवाल लिया था तो हमने वहाँ प्लस वाला लिया था कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है उनके गुणनफल से रिलेटिव। तो कोई नहीं, यहाँ पर भी हम निकालते हैं कि उनमें जोड़ों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2 संख्याओं का गुणनफल 20, 28 है, जबकि उनका मासा 13 है, तो हमने क्या माना था संख्याएं, 13x, और एक को मान लेंगे 13y। दोनों का गुणनफल कितना है, 2028 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है। अब क्या करेंगे, एक बार 13 से काटो। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि कभी भी ऐसे सवाल में काटने में कतई संकोच मत करिए, सीधे सीधे छुरा रखिए, कट तो जाएगा ही। 13 से काटिए, 13 एकम 13, 7 बचेगा, 72 हो गया। ठीक है ना, फिर क्या काटेंगे, 13 पंजे 65, और फिर इसके बाद कितना बचा यहाँ से, 13 छक्का 78। क्लियर, फिर 13 से काटिए, और 13 से जब इसे काटोगे तो आएगा यहाँ पर 12। xy बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। xy बराबर 12। अब इसके फैक्टर्स करोगे, यहाँ पर इसके गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 12 बनेगा, 3 चौका 12 बनेगा, और 6 दूनी 12। लेकिन यहाँ पर हम 6 दूनी 12 वाले को यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, मैंने आपको यही एग्जाम्पल आपको बता दिया था पिछले वाले सवाल में। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कट रहा है। तो यहाँ पर कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं। ठीक है, 2 जोड़े आपको यहाँ से मिल जाते हैं। क्लास में इतने ही थे, मैंने आपको पहले ही बताया था 18 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और कल हम थोड़ा सा, कल का तो वैसे हम डिसाइड कर चुके हैं कि कल हमें क्या पढ़ाना है, उसकी पीपीटी तैयार हो चुकी होगी। तो इस पे हम देखते हैं कि कल से अगला जो दिन रहेगा उसमें एकदम इस चैप्टर के चुनिंदा और क्वेश्चंस को लिया जाएगा, और 3 से 4, क्योंकि अभी हमने 4 से 5 चैप्टर को ही किया है, पिछले सेट में, इसमें भी और अगले में भी करेंगे। उसके बाद हम फिर कुछ और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनके भी सवाल लेंगे। तो किसी दूसरे सेट में मिलते हैं, धन्यवाद।